गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें अपने चाइल्ड डेवलपमेंट के ब्रांच में जो डेवलपमेंट के कुछ थियरी पे हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें से कुछ स्पेशल जो दी गई हैं थियरियाँ, जहाँ से क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पुटअप किए जाते हैं, वो टॉपिक को आज क्लास में हम कवर करेंगे। हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर रहे हैं, उसको आप नोट तैयार करते जाइएगा और उसको आप ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ थियरी आपको डिटेल में नहीं लिखना है, वही पॉइंट को डिटेल्स में समझना है, जहाँ से हर बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पुटअप किया जाता है सिद्धांत में कि किस सिद्धांत को कितने चरणों में बताया गया है, किस अवस्था में किस चीज़ की बात की गई है, कितने स्टेप से वो गुजर रहा है, कब से कब तक के है और उस स्टेज में क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जिसमें से आज की क्लास में हमें बात करनी है कि जो फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत आपने पढ़ा, उसके जस्ट बाद है कि फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के कुछ अवस्थाएँ दी गई हैं। इसमें फ्रायड का ये मानना था कि जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति है, जो पुरुष वर्ग है या जो स्त्री वर्ग है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक किशोरावस्था के बाद या युवावस्था के बाद ही लैंगिकता के प्रति उनका झुकाव हो, बल्कि फ्रायड का ये मानना था कि बच्चे का जो है जन्म से लेकर यानी कि जन्म के पश्चात से ही वो लैंगिकता के प्रति यानी कि सेक्सुअलिटी के प्रति जो है वो इच्छित होता है और उस तरफ उसका झुकाव होता है। ऐसा किसका मानना था? फ्रायड का। ये फ्रायड का जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया गया, इसमें इन्होंने बस यही बताया कि जो छोटा बच्चा हो या फिर बाल्यावस्था में हो या किशोरावस्था में हो, वो सभी में ये लैंगिकता की तरफ उन्मुख दिखाया गया है। जिसमें देखिएगा फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में फ्रायड ने 5 स्टेज बताए हैं मनोलैंगिक विकास के। आपसे पूछा जाता है कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जिसमें आप ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड नहीं लिखा है तो फ्रायड सेलेक्ट कर लेंगे। या फिर ये स्टेज दिया गया होता है, एक सीक्वेंस से नहीं रहता है, आप इसको सीक्वेंस से रख करके याद कर लेंगे। और या फिर इसमें से आपसे ये पूछा जाता है कि ये जो स्टेज है ये कब से कब तक की है, या फिर इसमें क्या चीज़ें हो रही है, इस हिसाब से क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पुटअप किए जाते हैं। तो आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप इसका शॉर्ट याद करिएगा कि इसको हम याद कैसे करें पाँचों को। तो देखिए OAPLG, आप इसको इस तरह से याद करते हैं OAPLG TB लइयो, ऐसा करके अगर आप याद करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है जिसका नाम है AP, तो आप उसको बुला के कहते हैं OAPLG TB लइयो। LG की जो TB है आप उसके LG TB लइयो, ऐसा करके आप इसी स्टेज को याद कर सकते हैं एकदम आराम से और आसान भाषा में। OAPLG आगे TB लइयो, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। अब इसका फुल नेम आप ध्यान दीजिएगा। O से ओरल, A से एनल, P से फैलिक, L से लेटेंसी, G से जेनिटल। तो ये इंग्लिश नाम है, इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नाम आपको देखने को मिलता है। ओरल का मतलब है ओरल का मतलब है मुखी अवस्था, एनल का मतलब है गुदी अवस्था, फैलिक का मतलब है लिंग प्रधान अवस्था, लेटेंसी अप्रत्यक्ष लैंगिक अवस्था, जेनिटल यानी कि जननेंद्रिय अवस्था। ऐसा मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को बताया गया है। ठीक है, ये इंग्लिश और हिंदी नाम हो गया, इतना आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद है कि ओरल जो स्टेज है, ये इसको 2 भागों में बांटा गया। इनका ये मानना था कि बच्चा जो है वो सेक्स के प्रति ही उन्मुख हो रहा है, भले ही वो छोटी अवस्था में है। तो इनका मानना था फ्रायड का कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, ओरल स्टेज जो बताया गया, इसे 2 भागों में डिवाइड करके बताया कि ओरल सकिंग यानी कि जो बच्चा है वो अपने माँ के स्तन को चूस करके यानी कि जब वो अपने माँ के स्तन से दुग्ध पान करता है, इस स्टेज में भी वो अपने आप को सेक्स के प्रति उन्मुख पाता है और अपने आप को संतुष्ट रख पाता है। ऐसा किसका मानना था? फ्रायड का मानना था। इसलिए इन्होंने ओरल को 2 भागों में डिवाइड करके बताया, एक है ओरल सकिंग और दूसरा है ओरल बीटिंग, यानी कि मुखी चूसण अवस्था है और दूसरा मुखी दंसन अवस्था है। इसका मतलब है कि बच्चा स्तनपान जब कर रहा है, दुग्धपान कर रहा है, तो इस अवस्था में बच्चा दुग्धपान करके अपने आप को संतुष्ट पाता है, या फिर वहाँ पे
जो माँ का स्तन है वहाँ पे दंसन का प्रयोग करके, यानी कि दूध पान करते हुए वो पीते वक्त वो काट भी ले रहा है माँ के स्तन को, तो यहाँ पर भी उस बच्चे को संतुष्टि की भाव उत्पन्न हो रही है। माँ को दर्द है उससे नहीं मतलब है, लेकिन बच्चे को इससे संतुष्टि प्राप्त हो रही है, ऐसा फ्रायड के द्वारा इस सिद्धांत में बताया गया है। इसमें बताया कि ओरल सकिंग स्टेज और ओरल बीटिंग स्टेज, मुखी चूसण और मुखी दंसन स्टेज बताया गया है। अगर आपसे ये डिटेल में पूछेगा तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, नहीं तो ओरल और एनल ही देखने को आपको मिलेगा। ओरल सिर्फ देखने को मिलेगा जिसे मुखी अवस्था कहते हैं, जब इसको दो भागों में तोड़ते हैं तब ओरल सकिंग और ओरल बीटिंग देखने को मिलता है। इसके बाद एनल स्टेज, जो एनल स्टेज है इसे भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड करके बताया। ओएनएल का मतलब होता है गुदी, यानी कि जो बच्चा है वो अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको टच करके, उसको छू करके वो अपने आप को सुख अनुभव प्राप्त करता है, ऐसा इसके सेकंड स्टेज में बताया गया गुदी अवस्था में। इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें है एनल एक्सपल्सिव स्टेज है, एनल रिटेंटिव स्टेज है। इसमें ये बताया गया कि जब बच्चा जो है एनल एक्सपल्सिव में गुदी निष्कासन, यानी कि बच्चा जो है मल मूत्र का त्याग करके अपने आप को संतुष्टि प्राप्त करता है। इस अवस्था में बच्चा 19 से 3 वर्ष के बीच में रहता है। इस अवस्था में बच्चे को मल त्याग करते वक्त ये नहीं पता होता है कि वो किसी के सामने है या फिर अकेले में कहीं पे कर रहा है वो मल त्याग, बच्चे को इससे मतलब नहीं है। कहीं भी कोई व्यक्ति बैठा है, अगर उसे मल निष्कासन की उत्तेजना होती है तो वो वहीं पे मल का त्याग कर देता है, तो बच्चे को इससे संतुष्टि प्राप्त हो रही, शारीरिक जो है संतुष्टि प्राप्त हो रही है, तो इसे इन्होंने गुदी निष्कासन अवस्था बताया है। और इसके बाद गुदी अवधारण अवस्था में एनल रिटेंटिव में भी बताया कि ये जो है अपने जो पार्ट है प्राइवेट पार्ट है उसको टच करके ही उसे सुख की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसा इन्होंने एनल स्टेज को दो भागों में डिवाइड करके बताया है। इसके बाद फैलिक स्टेज, लिंग प्रधान अवस्था। इस वर्ष में क्या है कि 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें भी बच्चे में यही बताया गया कि इसमें बच्चा जो है लिंग को प्रधानता देता है। इसके बाद है लेटेंसी स्टेज होती है, ये अप्रत्यक्ष अवस्था, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही हूँ, यानी कि इस स्टेज में जो है बच्चे को ये डर रहता है। ये 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था बताई गई, यानी कि बाल्यावस्था की बात बताई गई है। इस अवस्था में भी बच्चा जो है अपने फैमिली मेम्बर से, अपने पेरेंट्स से छुप करके अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता है, ऐसा इसमें बताया गया लेटेंसी स्टेज में। और इस प्रकार से उसे सुख की अनुभूति हो रही है, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से किसी के सामने ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन यही चीज़ें तीसरी फैलिक स्टेज लिंग प्रधानता में बच्चा ऐसा कार्य किसी के भी सामने कर रहा है, फैमिली मेंबर्स के सामने भी कर देता है, जिसे बच्चे को डांट पड़ती है फैमिली मेंबर्स के द्वारा कि बच्चा जो है बिगड़ ना जाए। तो इस स्टेज में फैलिक स्टेज में ऐसा बताया गया। वहीं पे लेटेंसी स्टेज में भी यही बातें बताई गई, लेकिन इसमें वही चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से होती है, यानी कि पेरेंट्स के सामने ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। इसके बाद जेनिटल स्टेज, जिसे जननेंद्रिय अवस्था कहते हैं, ये 12 वर्ष से 20 वर्ष तक की अवस्था है। और जननेंद्रिय अवस्था में इसे लिंग में यानी कि सेक्सुअलिटी के प्रति जो है समर्पण दिखाया ही गया है। ये किशोरावस्था की बात कही गई है, यानी कि स्टेज जो 5 बताई गई है, फ्रायड ने ये बताया कि बच्चा जो है जन्म के पश्चात से लेकर ही आगे के स्टेज तक जो है वो सेक्स के प्रति उन्मुख होता है, ऐसा मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में इन्होंने बताया है। और ये याद रखिए ये स्टेज कब से कब तक की है। ओरल स्टेज 0 से 18 माह तक की है, इसे 2 भागों में बांटा गया, तो 0 से 8 माह और 8 से 18 माह बताया गया। एनल स्टेज जो 19 माह से 3 वर्ष तक है, और इसे जो जब 2 भागों में बांटा गया तो 19 माह से 3 वर्ष तक देखा जा सकता है, या फिर 1 वर्ष से भी 3 वर्ष तक ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। फैलिक स्टेज 3 वर्ष से 7 वर्ष तक, लेटेंसी जो है वो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, जेनिटल स्टेज 12 वर्ष से 20 वर्ष तक देखने को मिलता है। आई होप ये टॉपिक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं देखने को मिलती एग्जाम में। ये स्टेज आप अच्छे से समझ लीजिए कि किस स्टेज के बाद कौन सा है, इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, इसमें क्या चीज़ें समझाया गया है फ्रायड के द्वारा, बस यही चीज़ समझने लायक है। इसके बाद है
अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम की प्रक्रिया बताई गई, यानी कि अधिगम जो लर्निंग है, सीख रहा है समाज के द्वारा बच्चा किस प्रकार से, इसमें अल्बर्ट बंडूरा का योगदान है। जिस प्रकार से यहाँ पे फ्रायड का योगदान था, फ्रायड के द्वारा मनोलैंगिक सिद्धांत बताया गया, उसी प्रकार से अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया जिसका नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया। इसके बाद है कि सामाजिक अधिगम को जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसके कितनी प्रक्रियाएं हैं, किस सीक्वेंस में ये प्रक्रियाएं कार्य करती हैं, यानी कि सामाजिक रूप से अधिगम किस प्रकार से हो रहा है, उसका सीक्वेंस क्या है, चरण क्या है, प्रक्रिया क्या है। देखिए इसमें 4 स्टेज बताया गया है, जिसमें से पहला है ARRM, एरम या फिर आर्म, इस प्रकार से जैसे भी आप याद कर सके, ARRM, AR स्क्वायर M, ऐसे भी करके आप किसी भी तरह से शॉर्ट में इसका नाम याद कर सकते हैं। इसका फुल नेम में देखिएगा, A से है अटेंशन प्रोसेस, रिटेंशन प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, मोटिवेशनल प्रोसेस। इसमें हिंदी में बताया गया अटेंशन प्रोसेस का मतलब है ध्यानात्मक प्रक्रिया, रिटेंसिव धारणात्मक प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन उत्पादन प्रक्रिया, मोटिवेशनल यानी कि अप्रेरणात्मक प्रक्रिया। इसमें इनका ये मानना था कि जब कोई भी चीज़ सामाजिक तौर पे होती हैं तो पहले वहाँ पे लोगों का क्या है, बच्चों का क्या है, ध्यान आकर्षित होता है, ध्यानात्मक प्रक्रिया दिखाई जाती है। किसी भी चीज़ को सीखना है तो वहाँ पहले ध्यान केंद्रित करना होगा। फिर धारणात्मक प्रक्रिया माने कि वहाँ पे आप उस चीज़ को जो ध्यान से, जहाँ पे आप ध्यान केंद्रित कर रहे थे उस चीज़ को आप अपने आप में धारण कर रहे हैं। इसके बाद उत्पादन प्रक्रिया, जब आपने धारण कुछ किया है उसके बेस पे आप अपने आप में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं, ये उत्पादन प्रक्रिया होगी, यानी कि आपने कुछ नया उसमें उत्पादित किया हुआ है। इसके बाद अप्रेरणात्मक प्रक्रिया, तब यहाँ से आपको मोटिवेशन प्राप्त होता है कि आपको कोई व्यवहार में परिवर्तन देखने को अपने आप में मिलता है। ऐसा अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में ये प्रक्रियाएं 4 मुख्य रूप से बताई गई हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि उन्हें लिखने में प्रॉब्लम होती है। मैं ये बताती हूँ कि जो आपको समझाया जाता है, लिखाया जाता है, अगर एक सीक्वेंस में इधर से समझा रहे तो आप उसको नोट भी करते जाइए और समझते जाइए। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है जब मैं एक साइड में खड़ी रहती हूँ। ठीक है, आप लोग इतना समझ लिए हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पे 2 सिद्धांत के बारे में आपको बताया गया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। आगे देखिएगा, इरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक है इरिक एरिक्सन, इनका जो है सिद्धांत उसका नाम है मनोसामाजिक सिद्धांत। ये जो है नो फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि एरिक्सन जो है किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, तो आपको ऑप्शन में सिलेक्ट करना होता है नो फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक। इसके बाद है कि एरिक एरिक्सन ने जो अपना सिद्धांत दिया वो किस बुक में दिया है, कब दिया है, तो देखिएगा सन 1963 में चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक एक कृति लिखी इन्होंने। किसने लिखा? इरिक एरिक्सन ने लिखा। कब लिखा? 1963 में लिखा। कृति का नाम क्या है? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। इस पुस्तक में इन्होंने विकास की यानी मनोसामाजिक सिद्धांत में 8 अवस्थाएं बताई है बच्चों के विकास को लेकर के, उनके मनोसामाजिक विकास को लेकर के। अब वो स्टेज जो आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, नेट के एग्जाम में, ऐसे आपको सीक्वेंस में एक नहीं दिया होता है, इसका क्रम आगे पीछे करके दिया होता है, फिर उसमें से आपको उसको अरेंज करना होता है, या फिर इसमें क्या चीज़ें कब हो रही हैं, कब से कब तक हो रही, उस हिसाब से आपको इसमें अरेंज करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ आप जो है एक एक सीक्वेंस को ध्यान से समझते जाइएगा। इनमें जो है इरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में 8 अवस्थाएं दी हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी प्लस डाउट या सेम। इसके बाद इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इसमें ये समझाया इन्होंने कि जैसे कोई बच्चा है, उसके साथ आप कोई अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तब उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ तो
उसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पे। किसी पेरेंट्स के द्वारा किया गया कोई व्यवहार, किसी समाज के द्वारा किया गया कोई व्यवहार बच्चे के ऊपर समाज के द्वारा किस प्रकार से इफ़ेक्ट डालता है, उसके बारे में एरिक्सन ने बताया है। देखिए, सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें विश्वास बनाम अविश्वास की बात कही गई है। इसमें इन्होंने जो है दोनों चीज़ों को एक साथ में समझाया है, जिसमें देखिएगा ये विश्वास बनाम अविश्वास जो है 0 से 18 माह तक की स्टेज बताई गई है। इसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में ये हुआ कि जब कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के द्वारा बहुत लाड प्यार पाता है तो बच्चे में लोगों के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। लेकिन वहीं पे किसी भी बच्चे के प्रति अगर माता पिता का प्यार सही से नहीं मिल पाता है, वहाँ पे बच्चे को जो है नकारात्मकताएं देखने को मिलती हैं, बच्चे को ठीक से पालन पोषण नहीं किया जाता है, प्यार नहीं मिल पाता है माता पिता का बच्चों को, तो क्या होता है कि बच्चे में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। चाहे वो अपने पेरेंट्स हो या फिर कोई और पेरेंट्स हो, किसी और के फैमिली मेम्बर में कोई और भी पर्सन हो, जब बच्चा 0 से लेकर के 18 माह के बीच में है तो बच्चा अगर अपने पेरेंट्स के द्वारा प्रेम नहीं पाता है तब क्या होता है कि बच्चे में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। और अगर विश्वास अगर उत्पन्न होना है तो क्या करना है कि बच्चे को माता पिता से उतना प्रेम मिलना चाहिए। आगे देखिएगा दूसरे, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट या सेम। स्वतंत्रता वर्सेस संदेह, यानी कि स्वतंत्रता बनाम संदेह। जब बच्चा 18 माह से 3 वर्ष के बीच में होता है तो क्या देखने को मिलता है, बच्चा जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो करके अपनी कुछ क्रियाएं अपने आप से करने का प्रयत्न करता है, स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करने का प्रयत्न करता है। और ऐसे स्टेज में अगर बच्चे से कोई गलती हो जाती है और माता पिता उस पर डांट लगाते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें करते हैं तो बच्चे को संदेह अपने आप में उत्पन्न होता है कि शायद मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूँ। जैसे छोटे बच्चे को आप कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा एक बार खुद से पढ़ा, अगर उसको नहीं समझ में आया, आपने उसे डांट दिया तो बच्चे को लगता है कि शायद मैं इस चीज़ को पढ़ नहीं सकता हूँ। ऐसा बच्चे को अपने आप में संदेह उत्पन्न हो जाता है। बच्चा अपने हाथों से भोजन ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहा है और बच्चा जो है ग्रहण नहीं कर पा रहा है, कुछ भोजन जो है थाली से नीचे गिर रहे हैं, कपड़े पे गिर रहे हैं, पानी पी रहा है तो पानी कपड़े पे गिरा ले रहा है और माता पिता को उसे डांट देते हैं या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी देखते हैं या फिर मना कर देते हैं तो बच्चे को अपने आप जो है डाउट होने लगता है या फिर बच्चे में शर्म आ जाती है या फिर संदेह उत्पन्न हो जाता है। ऐसा 18 माह से लेकर के 3 वर्ष तक के बच्चों में ये चीज़ें देखी जाती हैं। इसके बाद है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि आत्मबल बनाम अपराध भाव। बच्चा जो है जब कोई क्रियाएं खुद से करने का प्रयत्न करता है तो बच्चे में आत्मबल उत्पन्न होता है, खुद से एक मोटिवेशनल चीज़ें देखने को मिलती हैं। बच्चा जो है क्या करता है, बार बार कोई नई चीज़ जानने का प्रयत्न करता है, अपने आप को उत्साहित महसूस करता है, जिज्ञासा उत्पन्न करता है, हर चीज़ को देखने के बाद जिज्ञासा उत्पन्न करता है, ये चीज़ें इस प्रकार से हैं तो क्यों हैं, हर बार आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। और अगर पेरेंट्स उसके ऐसा नहीं करने देते हैं तो बच्चे में क्या उत्पन्न हो जाता है, अपराध भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में कोई खिलौना है, बच्चे ने पूछा कि ये चीज़ ऐसा है तो क्यों है, कैसे है, और पेरेंट्स ने उसे डांट दिया कि हर बार एक ही बात जो है जिद लगाए रहता है, वो क्या करेगा, खिलौने को तोड़ तोड़ के खुद से देखेगा। टीवी चल रही है घर में, पूरे पेरेंट्स पूरे फैमिली मेम्बर एक साथ बैठ के देख रहे, बच्चा बार बार पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है कि जैसे कि ये जो टीवी में सब दिख रहे हैं ये टीवी के अंदर कैसे पहुंच गए। और बच्चे को डांट पड़ जाए तो बच्चा एक दिन क्या करेगा, जब कोई नहीं रहेगा टीवी को फोड़ देगा, फिर देखेगा इसके अंदर कोई इंसान बैठा है या फिर नहीं है कि जो हम लोग को दिखाई देता है। तो इस प्रकार से बच्चे में अपराध भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, परिश्रम वर्ष बनाम हीनता। ये 6 वर्ष से 12 वर्ष में देखने को मिलता है। बच्चा जो है कुछ चीज़ें करने का प्रयत्न करता है, खुद से परिश्रम करने का प्रयत्न करता है, कोई कार्य करने का प्रयत्न करता है और आप उसे जो कार्य देते हैं वो उसकी उम्र का ना हो, यानी उसकी क्षमता के अनुसार ना हो, कुछ हार्ड हो, तो बच्चे में क्या देखने को मिलता है, अगर वो कार्य को कर पाए तो बहुत खुश हो जाएगा कि हम अभी छोटे हैं फिर भी हम इस कार्य को कर लिए, उस बाल्यावस्था में उसे खुशी उत्पन्न होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चे में हीन भाव उत्पन्न हो जाए कि मैंने इस कार्य को नहीं कर पाया है। इसके बाद है आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन।
बच्चा जो है पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व 13 से 18 वर्ष में देखने को मिलता है। बच्चा जो है अपने आप को क्लास में फर्स्ट आना है, किसी प्रतियोगिता में फर्स्ट आना है, या फिर उसे आगे चल कर के किसी बड़े अधिकारी बनना है, किसी पोस्ट पे वर्क करना है, यानी कि अपने पहचान को बनाने के बारे में जब बच्चा किशोरावस्था में सोचता है तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हो पाती है, उसके जस्ट अपोजिट बच्चा जो है चोरी डकैती करके सोचेगा कि कोई बात नहीं, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूँ, मैं चोरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करूँगा, ऐसा बच्चे में थिंकिंग आने लगता है। यानी कि जैसे एक चीज़ एक जहाँ पॉजिटिव है वही जस्ट अपोजिट में वहाँ पे उसको नकारात्मक चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी घनिष्ठता बनाम अलगाव। 19 से 35 वर्ष की अवस्था में जो व्यक्ति हैं उसमें क्या देखने को मिलता है कि जहाँ पे लोग एक दूसरे से घनिष्ठता रख रहे हैं, कहीं ऐसा देख रहे हैं कि दो फ्रेंड हैं आपस में बहुत ही घनिष्ठ मित्र बन गए हैं, लेकिन वहीं पे अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो एक दूसरे से एकदम ही अलग रहते हैं। ऐसा 19 से 35 वर्ष में देखने को मिलता है। इसके बाद है जनरेटिविटी वर्सेस स्टिग्नेशन, यानी कि सृजनात्मकता बनाम निष्क्रियता, 36 से 55 वर्ष में देखने को मिलता है। इसमें ये देखा जाता है कि कुछ नया सृजन करने का, कुछ जनरेटिव करने का, कुछ नया चीज़ें बनाने का प्रयत्न 36 वर्ष में किया जाता है। लेकिन अगर किसी में ऐसा चीज़ें नहीं देखने को मिलता है, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ नया सृजन करने के लिए, अपनी खुद की कोई फैक्ट्री डालनी है, कोई कंपनी, अपना कुछ पहचान बनाने के लिए कुछ नया क्रिएटिव करना है लोगों के बीचों में, तो यहाँ पे अगर ऐसा नहीं है तो इस उम्र में जो है व्यक्ति एकदम से निष्क्रिय, छोड़ो जाए तो किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा 36 से 55 वर्ष के मध्य में देखा गया। इसके बाद है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यानी कि ईमानदारी बनाम निराशा। ये 55 वर्ष से प्लस में देखने को मिलता है। जब कोई भी व्यक्ति है 55 वर्ष से प्लस में, यानी कि वृद्धावस्था में पहुंचता है, किसी व्यक्ति को जब वो वृद्धावस्था में पहुंचता है उसे अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं है, अब वो अपने अतीत के बारे में सोचता है, बीते हुए कल के बारे में सोचता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छी चीज़ें किया है, अच्छे कार्य किया है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रहा है, अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें उन्होंने हासिल की है, बहुत ही वो खुश रहता है वृद्धावस्था में। और वहीं पे अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया तो वृद्धावस्था में वो निराशा में ही व्यतीत करता है। ऐसा किसके द्वारा बताया गया? इरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में बताया गया कि किस प्रकार से समाज में जहाँ एक तरफ पॉजिटिव चीज़ें हैं वहीं एक तरफ निगेटिव चीज़ें उसके साथ ही साथ जुड़ी हुई देखने को मिलती हैं। और यही 8 स्टेज में इन्होंने पूरे जीवन काल का वर्णन कर दिया है। इतना समझ में आया आप लोगों को? आई होप यहाँ जो भी बातें बताई गई हैं आप अच्छे से इसको लिख पाए होंगे, समझ पाए होंगे, और एक एक पॉइंट को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसे आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास आई होप आपके लिए अच्छी रही होगी। अगर आपकी क्लास आपको अच्छी लगी तो आप इसे क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, क्लास आपको कैसी लगी है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा कि जिससे कि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। और फिलहाल इसके साथ ही साथ आप लोग को नोटिफिकेशन मिल ही गया होगा कि एग्ज़ाम की डेट आपकी पीजीटी की जो है वो टल चुकी है। तो आपको जो भी टाइम मिला हुआ है आप उस हिसाब से अपनी तैयारी थोड़ी सी और बेहतर बना लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी क्लास को हम ये भी कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।